हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप्स पर। और अब हम पढ़ने वाले हैं डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग द नैंड गेट। इससे पहले हम जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप को पढ़ चुके हैं। मैंने उन सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आई सजेस्ट कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले आप उन पर्टिकुलर वीडियोस को देखिए ताकि आपको ये इजीली समझ में आए। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, डी फ्लिप फ्लॉप के स्ट्रक्चर को देखें तो ये लगभग कुछ एसआर जैसा ही है, एसआर फ्लिप फ्लॉप जैसा ही है। बट क्योंकि यहां पर डी एक सिंगल इनपुट है तो यहां पर केवल एक सिंगल इनपुट की लाइन ली गई है। इससे पहले हमने टी फ्लिप फ्लॉप को पढ़ा है और टी फ्लिप फ्लॉप में ये वाली लाइन जो है वो सिमिलरली सेम लाइन हमारे इस पर्टिकुलर गेट में भी जाती है, यानी बिना किसी चेंज के, यानी मॉडिफिकेशन के। सेम इनपुट जो इस गेट में जा रहा है, सिमिलर इनपुट आपका इसमें भी जाता है। लेकिन टी फ्लिप फ्लॉप में यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। टी फ्लिप फ्लॉप में हमने यहां पर एक इन्वर्टर लगा दिया है, नॉट गेट लगा दिया है, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट, जो भी इनपुट इसमें जाएगा उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट आउटपुट इस पर्टिकुलर गेट में एज ए इनपुट सप्लाई होगा। ठीक है, बाकी ये कुछ फीडबैक लाइन यहां पर कोई नहीं है। ये वाला जो है ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जैसा फ्लिप फ्लॉप में होता है, एक लैच की तरह है जो कि काम करेगा। आइए इसको समझ लेते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप में भी क्योंकि ये सिंगल इनपुट है तो दो ही इनपुट होंगे, या तो डी की वैल्यू 0 होगी या तो डी की वैल्यू 1 होगी। और उन दोनों ही इनपुट्स के लिए हम QT और QT बार की वैल्यू को 0 1 1 0 रख करके ऑब्जर्व करेंगे अपने करंट आउटपुट्स को। उसके बेसिस पर हम रिजल्ट को ड्रॉ करेंगे एंड देन इस पूरी की पूरी डिटेल ट्रूथ टेबल के बेसिस पर हम यहां पर समराइज ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि क्या होगा जब डी की वैल्यू 0 रहेगी तो हमें यहां पर प्रीवियस स्टेट कुछ ऐसी मिली होंगी। ठीक है, या तो QT की वैल्यू 0 है तो QT बार की वैल्यू 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, या QT की वैल्यू 1 है तो QT बार की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इन दोनों ही कंडीशन में हम डी की वैल्यू को 0 रख के ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट फिर से देखें, इफ डी की वैल्यू 1 है तो फिर से इन दोनों कंडीशंस के लिए हम डी की वैल्यू को एज ए 1 रख करके ऑब्जर्व करेंगे। ये ऐसा कुछ हमने टी स्ट्रक्चर में भी देखा है, टी फ्लिप फ्लॉप में भी देखा है, तो सेम वैसा ही हम कुछ करने वाले हैं। आइए बिना देर किए इसको शुरू करते हैं। डी की वैल्यू को 0 रखते हैं, यानी पहली कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं। डी की वैल्यू जब 0 है, जब डी की वैल्यू 0 है और क्लॉक तो हमेशा हमारी 1 है ही, जब डी की वैल्यू 0 इसमें गई तो इन्वर्टेड आउटपुट इसमें गया, तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। पहली कंडीशन, QT की वैल्यू जब 0 रही होगी, QT बार की वैल्यू 1 रही होगी, तो कुछ इनपुट इस तरह से रहे होंगे, यानी ये वाले जो स्टेट है वो हमें इस तरह से मिली होंगी। ठीक है, आ जाते हैं पहले इन दोनों को रन करते हैं, उसके बेसिस पर फिर इन दोनों को आगे देखते हैं फाइनली आउटपुट क्या आने वाला है। नैंड गेट में हमें पता है कि any 0 makes 1, तो ये वाली वैल्यू जो 0 है ये इसको 1 बना देगी, यानी आउटपुट 1 प्रोड्यूस करेगी। और इस गेट के लिए आप देखें दोनों इनपुट 1 1 है, तो दोनों इनपुट 1 1 पर आपको आउटपुट मिलता है 0, तो ये वाला आउटपुट हो गया 0। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्योंकि हम नैंड गेट में काम कर रहे हैं, डी फ्लिप फ्लॉप नैंड गेट में काम कर रहे हैं, तो इस 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 का इनपुट बेस माना जाएगा पहले स्टार्ट करने के लिए, तो 1 1 1 1 इन दिस नैंड गेट बिकम्स 0, तो QT प्लस 1 की वैल्यू मिली 0 एंड दैट 0 0 बिकम्स 1, तो QT प्लस 1 में मिला 0, QT प्लस 1 बार में मिला 1, तो हमने ये वाली वैल्यू को लिख दिया है। ठीक है, आ जाते हैं, ये वाली कंडीशन हमने ऑब्जर्व कर ली है। नेक्स्ट कंडीशन, जब QT की वैल्यू 1 रही होगी और QT बार की वैल्यू 0, तो यानी ये वाली वैल्यूज को स्वैप कर देंगे। ये वाली वैल्यूज को स्वैप किया तो आंसर में भी फर्क पड़ेगा। देखते हैं, इस वैल्यू को 1 कर दिया, इसको 0, क्या यहां पर कोई फर्क पड़ा? क्योंकि फीडबैक लाइन तो कोई है नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये दोनों इनपुट्स एज इट इज रहने वाले हैं। ठीक है, ये वाले दोनों इनपुट्स जो है वो एज इट इज रहने वाले हैं, जो कि पहले से आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब इस 1 से शुरू करेंगे, 1 0। ठीक है, 1 0 बिकम्स 1 एंड दैट 1 1 प्रोड्यूसेस 0। ठीक है, तो QT प्लस 1 में आ गया है 0, QT प्लस 1 बार में आ गया है 1। ठीक है, क्या ये वैलिड है? जी हां, वैलिड है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। आगे आ जाते हैं, ये वाली कंडीशन हमने देख ली। अब डी की वैल्यू हो गई है 1, जब डी की वैल्यू 1 हो गई तो यहां पर फर्क पड़ेगा, तो इस जाहिर सी बात है इन दोनों जगह भी फर्क पड़ने वाला है। तो आइए सब वैल्यूज को हटा देते हैं। इन सब चीजों को आपको बड़ी ध्यान से करना है। आई सजेस्ट कि आप पेंसिल रबर से इसकी प्रैक्टिस करें, सो दैट बार बार वैल्यूज को आपके लिए रब करना इजी हो। ठीक है, तो नाउ डी की वैल्यू 1 हो गई है, तो इन्वर्टेड इनपुट इसमें जाएगा, दैट इज 0। ठीक है, आइए इन दोनों को रन कर लेते हैं। 1 1 इन नैंड गेट प्रोड्यूसेस 0,
एंड 1 0 बेसिकली प्रोड्यूसेस 1। ठीक है, आगे चलते हैं, इस पर्टिकुलर इनपुट को देखते हैं। NAND gate basically becomes 0 and 1 0 becomes 1। आगे चलते हैं, इन दोनों आउटपुट्स को यहां पर लिखते हैं। QT में रहा होगा 0, QT बार में रहा होगा 1। ठीक है, इन दोनों को बेसिस मान करके अब कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं। इस 1 का इनपुट लेंगे पहले, 1 0। ठीक है, 1 0 इन NAND gate becomes 1 and that 1 and 1 becomes 0। तो QT प्लस 1 में मिला हमको 1 एंड QT प्लस 1 बार में मिला हमको 0। ठीक है, क्या वैलिड है? जी हां वैलिड है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। लास्ट कंडीशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज को स्वैप करते हैं। जब QT में रहा होगा 1, QT बार में रहा होगा 0, तो इन दोनों को हटाते हैं। जाहिर सी बात है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि D की वैल्यू 1 ही रहने वाली है, तो ये दोनों इनपुट तो एज इट इज रहने वाले हैं इनके लिए। तो लास्ट कंडीशन, जब यहां रहा होगा 1, यहां रहा होगा 0, इस वाले 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 1 becomes 0 and that 0 0 becomes 1। तो QT प्लस 1 में आ गया है 1, QT प्लस 1 बार में आ गया है 0। ठीक है, सो ऑल द कंडीशंस आर बीन ऑब्जर्व। हमने इसको देख लिया है। अब देखते हैं कि हमारा रिजल्ट किस पर बेसिस पर आ रहा है। रिजल्ट हमेशा हमारा आता है, हम ये देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, प्रीवियस आउटपुट क्या था, और अभी हमने क्या इनपुट दिया है। तो जरा इन तीनों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी इस पर्टिकुलर वैल्यू को, इसको और इनको। ठीक है, तो अगर आप देखें इसके लिए, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं? अगर हम इन दोनों को ऑब्जर्व करें, तो 0 का तो 0 है, बट 1 का 0 हो गया है ना। तो एक वैल्यू सेम रही, एक वैल्यू इन्वर्ट हो गई। सिमिलरली कुछ ऐसा देखने के लिए नीचे भी मिल रहा है, 0 का 1 हो गया, बट इस 1 का 1 ही रहा। तो इसका मतलब इसका कोई भी रिलेशन प्रीवियस वाले आउटपुट से तो करंट आउटपुट का नहीं बन रहा। ठीक है, एक सा बिहेवियर शो होता, यानी जैसे कि हमने टी फ्लिप फ्लॉप में देखा था, या तो प्रीवियस जैसा रहता है या तो टॉगल्ड होता। ठीक है ना, बट यहां पर क्या हो रहा है कि डी की वैल्यू तो सेम ही है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही, यानी डी की सेम वैल्यू पर प्रीवियस आउटपुट अलग अलग बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रेजेंट आउटपुट में। तो यानी इस पर्टिकुलर केस में, यानी डी फ्लिप फ्लॉप के केस में, प्रीवियस आउटपुट को करंट आउटपुट के साथ मैच नहीं किया जा सकता, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो फिर कंपैरिजन किसका करेंगे? प्रेजेंट इनपुट का। जाहिर सी बात है, अब आपके पास प्रेजेंट इनपुट ही बचा। प्रेजेंट इनपुट को देखें, यानी अब अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें, तो क्या देख पा रहे हैं? 0 0 0 0 1 1 1 1। हां, इनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि इफ डीज वैल्यू इज 0, इफ डीज वैल्यू इज 0, देन द आउटपुट विल बी 0। ओके, क्योंकि हम इसी को आउटपुट अपना मानने वाले हैं। तो अगर डी की वैल्यू 0 रहने वाली है, तो हमारा आउटपुट भी 0 मिलने वाला है, और अगर डी की वैल्यू 1 मिलने वाली है, तो हमारा आउटपुट भी 1 मिलने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं, जो वैल्यू डी की है वही वैल्यू हमें एज एन आउटपुट मिलने वाली है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि when d is equals to 0, तो आउटपुट इज 0, when d is equals to 1, then the output is 1। there is no comparison between the previous state output with the current state's output। तो इसकी ट्रुथ टेबल, जो समराइज ट्रुथ टेबल है, वो क्या बनने वाली है? डी ट्रुथ टेबल क्या बन जाएगी? फिर से हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको बेसिकली छोटा इसी तरह से लिखा जा सकता है कि डी एंड QT प्लस 1, क्योंकि यहां पर QT का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख दें, लेकिन इसको जब हम समराइज फॉर्म में लिखेंगे, तो वो यही होगा कि डी की वैल्यू 0 पर QT की वैल्यू QT प्लस 1 की वैल्यू 0 मिलती है, और डी की वैल्यू 1 पर QT प्लस 1 की वैल्यू 1 मिलती है। ठीक है, इसके बेसिस पर हम एक ऑब्जर्वेशन और बनाएंगे, पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। तो व्हेन दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो 0 0 पर आपको आउटपुट मिल रहा है 0, 0 1 पर आपको आउटपुट मिल रहा है 1, 1 0 1 0 पर आपको आउटपुट मिल रहा है 0, एंड 1 1 पर आउटपुट मिल रहा है आपको 1। ठीक है, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि डी की जो भी एक्चुअल वैल्यू है टी प्लस 1 में, QT प्लस 1 में, एक्चुअली आपको वही वैल्यू मिलने वाली है। सेम कॉन्सेप्ट आपका रजिस्टर्स में यूज होगा, क्योंकि रजिस्टर्स आर दी टेम्पररी स्टोरेज एरिया, जो कि 1 बिट को होल्ड करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर डेटा को टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए होल्ड करते हैं विदाउट एनी चेंज। आप देख रहे हैं इसमें जो इनपुट आ रहा है एज इट इज आपको आउटपुट मिल रहा है बिना किसी चेंज के।
ठीक है, तो इसीलिए डी फ्लिप फ्लॉप की महत्वपूर्ण बात यह है कि डी फ्लिप फ्लॉप आर बेसिकली यूज्ड टू डिजाइन एवरी टाइप ऑफ रजिस्टर्स। ये की पॉइंट है डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में कि रजिस्टर्स को डिजाइन करने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप को ही लिया जाता है, क्योंकि रजिस्टर्स में हम वैल्यूज को थोड़े टाइम के लिए स्टोर कराते हैं, टेम्परली स्टोर कराते हैं, उनमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कराते हैं। तो जो इनपुट जैसा गया है वैसे का वैसे ही आउटपुट मिलना चाहिए थोड़े टाइम के बाद। तो डी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि हमें पता है फ्लिप फ्लॉप एक बिट को थोड़े टाइम के लिए होल्ड करती है, तो सेम आउटपुट जैसे ही इनपुट मिला है वैसे का वैसे ही आउटपुट आपको मिलना चाहिए। तो डी फ्लिप फ्लॉप ही एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है कि जो कि रजिस्टर्स को डिजाइन करने में यूज किया जाता है। आई होप कि आप डी फ्लिप फ्लॉप के इंट्रोडक्शन से फैमिलियर हुए हैं एंड डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की डिजाइनिंग नॉर गेट के थ्रू देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।